सफलता सिर्फ सूत्रों से नहीं मिलती, मेहनत से मिलती है, चाहे गणित हो या जीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ पुल पर और फेसबुक पेज मैथ पुल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। जो लोग भी एग्ज़ाम दिए थे बोर्ड का, अब वो लोग अपना 11th में एडमिशन लेंगे और 11th के आगे अपना तैयारी जारी रखेंगे। जो लोग 9th क्लास में थे वो अब 10th में आ चुके होंगे। उनका 10th क्लास का अभी जो शेड्यूल है वो शुरू भी हो चुका होगा। सब लोग अब चूंकि अप्रैल शुरू हो गया है तो आपका सेशन भी अब स्टार्ट हो गया होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के समक्ष कुछ क्वेश्चंस हमेशा रखूँ। अ, एक सीरीज शुरू किया हूँ, हर दिन एक नया सवाल। तो उसी सीरीज को कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा जारी रखूँ, कंटिन्यू रखूँ इसको। और रोजाना एक प्रश्न कम से कम आप लोगों के साथ शेयर करूँ, सो दैट कि आप लोग आप आने वाले बोर्ड एग्जाम का अच्छे से तैयारी कर सकें। तो उसी क्रम में आज का जो प्रश्न है वो नियामक ज्यामिति का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं आप। द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन एज A23, B67 and C10 2. Find the area of the triangle formed by these points using the coordinate geometry formula. त्रिभुज के तीन शीर्ष बिंदु A23, B67 और C10 2 दिए गए हैं। निर्देशांक ज्यामिति सूत्र का उपयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो ये प्रश्न सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि आपने ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी टॉपिक है, आप जहाँ से भी पढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने टीचर से पढ़े हैं, स्कूल में पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप तो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप यूट्यूब पे जाके कोई भी जो बहुत सारे क्लासेज आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। मेरा भी वीडियो अपलोड किया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आप मेरे चैनल मैथ पुल को अगर फॉलो करते हैं तो मैथ पुल पे मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया है वहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला, कॉलिनियर पॉइंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल और भी जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो भी टॉपिक हैं वो कवर किया हुआ है। वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं और जो भी फार्मूला है, सारे फार्मूला का डेरिवेशन और कैसे याद करना है, कैसे फार्मूला को डेराइव करना है, वो सब चीज़ मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो एक बार आप वीडियो को देख लीजिए अच्छे से और उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो लोग ऑलरेडी इस टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। सिर्फ फार्मूला यूज करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का और उसके बाद आपको ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं एक बार कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपका देख रहे हैं कि पॉइंट दिया हुआ है, जो त्रिभुज का जो शीर्ष पॉइंट है वो दिया हुआ है A23, B67, C10 2। और आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू। तो इसी फार्मूला को आपको यूज करना है। पूरे फार्मूला में एक आप देख रहे हैं कि मॉड दिया हुआ है, मॉड लगाया हुआ है। तो उसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो हो सकता है कि वो निगेटिव भी आ सकता है, ऋणात्मक भी आ सकता है या फिर धनात्मक भी आ सकता है, पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव आएगा तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर निगेटिव आता है तो उसका हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। धनात्मक, अगर ऋणात्मक आता है, मान लीजिए -20 आता है, -30 आता है, तो सिर्फ 20 ही कंसिडर करेंगे। उसका जो साइन है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मॉड का यूज किए हुए हैं फॉर्मूला में। अभी मान लेते हैं कि आपका जो ए जो है वो x1 y1 है, बी जो है वो x2 y2 है और सी जो है वो x3 y3 है। तो आपका जो x1 का जो वैल्यू हो जाएगा 2 हो जाएगा, x2 का वैल्यू 6 हो जाएगा और x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। y1 का 3, y2 का 7 और y3 2। अभी ये सभी वैल्यू हम लोग कहाँ पे फॉर्मूला में रखते हैं।
तो आपका जो वैल्यू हो जाए कैलकुलेशन करने के बाद जो अगला जो स्टेप होगा 1/2 इंटू x1 मतलब 2, तो 2 × 7 - 2 y2 - y3 प्लस 6 × 2 - 3 प्लस 10 × 3 - 7। इस तरह से आप सारा वैल्यू अगर आप रखते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगा यहाँ पे वो 18 आएगा। चूंकि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, या चूंकि ये क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे हम लोग वर्ग इकाई मेंशन करेंगे आंसर में। जब भी आप फाइनल आंसर जब लिखिएगा तो 18 वर्ग इकाई आपको मेंशन करना होगा। यहाँ पे चूंकि अपने को यूनिट नहीं पता है कि ये सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, तो इसलिए हम लोग क्षेत्रफल का भी यूनिट हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाएंगे कि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर हो गया या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो इसलिए सिर्फ वर्ग इकाई लिख देंगे। अगर आपका वर्टिसेज जो है वो सेंटीमीटर में है, तो आपका क्षेत्रफल जो होगा वो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर वर्टिसेज आपका मीटर में है, तो आपका जो क्षेत्रफल होगा वो 18 मीटर स्क्वायर होगा। तो चूंकि वो नहीं दिया हुआ वर्टिसेज में कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी उसको मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, 18 वर्ग इकाई हो जाएगा। वर्ग इकाई हमेशा आपको मेंशन करना है। अगर आपने वर्ग इकाई मेंशन नहीं किया तो पूरा चांसेज है कि आपका मार्क्स कट जाएगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका मार्क्स पक्के से कटेगा, 2 नंबर नहीं मिलने वाला है, फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रहे, जब भी आप क्षेत्रफल लिखिए तो वर्ग इकाई जरूर मेंशन करिएगा। तो हर दिन नया सवाल के क्रम में आज का जो सवाल था वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था नियामक ज्यामिति का फॉर्मूला का यूज करके। तो चलिए फिर अगले दिन अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।